यूनिवर्सिटी वाले सर, स्वागत करते हैं आपका। 18 जनवरी 2022 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला मेंबर जो है वो है मीथेनल फॉर्मेल्डिहाइड। भाई साहब, रूम टेम्परेचर पे गैस है। क्यों? का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -21 डिग्री सेंटीग्रेड। एनसीईआरटी से अलग मैंने इंफॉर्मेशन दी आपको। इथेनॉल एक वोलेटाइल लिक्विड है। इथेनॉल मतलब इसका अगला मेंबर हो गया एसिड एल्डिहाइड। का बीपी 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। का बॉइलिंग पॉइंट 21 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़े, ये दोनों काम मैंने कर दिए। इथेनॉल वोलेटाइल लिक्विड है। अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड। इसके अलावा जो बच गए वो लोअर मोलिकुलर वेट होएगा तो लिक्विड होंगे, और अगर हायर मोलिकुलर वेट होएगा तो हो जाएंगे सॉलिड्स एट द रूम टेम्परेचर। द बीपी of aldehyde ketones are higher than that of hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन के कंपेरिजन कार्बोनिल कंपाउंड्स के कार्बोनिल कंपाउंड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से ज्यादा हो गए, एज वेल एज ईथर के कंपेरिजन में भी इनके बीपी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। कंपेरेबल मोलिकुलर वेट, अगर मोलिकुलर वेट का हम आपस में कंपेरिजन करें, चलो जी, इट इज ड्यू टू the weak molecular association in aldehyde ketone arising out of the dipole-dipole interaction। एक बड़ी सिंपल सी बात है, कंपैरिजन चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन का एल्केन्स के साथ और ईथर के साथ। तो लाइन है, पहले वाला गैस है, दूसरे वाला वोलेटाइल लिक्विड है, उसके बाद लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे रूम टेम्परेचर पर। इनका बीपीएमपी में से बॉइलिंग पॉइंट हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स है, जो इनके मोलिकुलर वेट के साथ अगर कंपेयर किए जाए। उसकी वजह क्या है? weaker molecular association in aldehyde ketone arising out of the dipole dipole। देखो, एक बड़ी सिंपल सी बात है, ये लाइन थोड़ी जमती नहीं। अगर आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो फिर आपको ये बोलने की नीड नहीं है कि ये 10वीं में फेल हुआ था या 10वीं में पास हुआ था या 10वीं में कम नंबर आए थे इसके। आपको यहाँ ये बोलना बनता है कि इनका जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो उनके कंपैरिजन में, एल्केन्स के कंपैरिजन में, या यूं कहूं थर्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। ऑल्सो देयर बीपीज आर लोअर देन दैट ऑफ द एल्कोहल। ये अच्छी लाइन है। बीपीज एल्कोहल्स के कंपैरिजन में, एल्कोहल्स में क्या मिलती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल्स में क्या मिलती है आपको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल्स के कंपैरिजन में इनके जो बीपीज है वो कम है। तो जी, it is due to the weak molecular association in aldehyde and ketones arising out of the dipole-dipole interactions. Also, their BPs are lower than that of the alcohol of similar molecular mass due to the absence of intermolecular hydrogen bonding। या यूं कह दें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपके पास जो आपके पास जो एल्कोहल्स है वहां है। द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ द following compounds of molecular mass 58 and 60 are ranked in order of increasing BP। तो वही ऑर्डर आएगा जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहां आपके पास है एन ब्यूटेन। भाई साहब, तो जीरो पे उबलने लगते हैं। मिथोक्सी मीथेन ईथर भाई साहब हो गए हैं ये। इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा इनका 12 डिग्री अप्रोक्सीमेट 9 डिग्री के आसपास, 7 और 8 डिग्री के आसपास बढ़ा, और यहां तक पहुंचते पहुंचते 322 हो गया। 273, 27 और 22 ये वाला है। 27, 22, 94, 49 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गए। वोलेटाइल लिक्विड ही होएगा प्रोपेनल। थोड़ा और आगे पहुंचोगे एसीटोन पे, तो उधर से 27, इधर से 29, 6 किलो जी। इस 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे
का मोलिकुलर वेट बराबर है, देखिए आइसोमर है, लेकिन आइसोमर होने के बावजूद भी प्रोपेनल और एसीटोन में से जो एसीटोन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेटिवली ज्यादा जा रहा है। क्यों ज्यादा जा रहा है? इसके पीछे डाइपोल मोमेंट रिस्पॉन्सिबल है। वो डाइपोल मोमेंट टोन्स का एल्डिहाइड्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। जहां भी डाइपोल मोमेंट ज्यादा हुआ वहां बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेटिवली बढ़ गया। यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये भाई साहब तो क्रॉस ही कर गए, लिमिट ही क्रॉस कर गए। 97 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर ये बॉइल किए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने विनर बना देना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने विनर बना देना है किसको? एल्कोहल्स। इनके कंपैरिजन में एल्डिहाइड कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन के कंपैरिजन में कौन विनर है? एल्कोहल। तो एल्कोहल देन एल्डिहाइड कीटोन्स, उनसे पुअर आपके पास थर्स, और उससे भी पुअर 0 डिग्री पे बॉईल करने वाला आपका एन ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं जी। द लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड कीटोन सच एज मिथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हो जिसको आप, फिनल एंड प्रोपेनोन, यानी जिसके बारे में एसीटोन बोलते, आर मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। ऐसी बातें हैं जो हमेशा अंडरलाइन करके रखनी चाहिए आप लोगों को, कि एनसीईआरटी लिख रही है और एनसीईआरटी की बातों को हमेशा आपको अंडरलाइन करना बनता है। जो अच्छी बातें, अच्छी लाइन है, यहाँ अच्छी लाइन कौन सी हो गई आपके पास? कि जो स्टार्ट के 3 मेंबर है, कार्बन वाला, कार्बन वाला और 3 कार्बन वाले, वो हर प्रोपोर्शन में सोल्यूबल है पानी के अंदर, हर प्रोपोर्शन में सोल्यूबल है पानी के अंदर है जी। बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। यहाँ आपके पास ये टोन हुआ, ये कीटोन हुआ, यहाँ से आपके पास पानी हुआ, और वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अभी तो आप सब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हो, तो आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि सब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपसे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चरल बिहेवियर भी पूछा जा सकता है। नीट में तो अच्छी लाइन बन गई है। अगर मुझे ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन देता है नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए, कि लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स सच एज मिथेनॉल, 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला इथेनॉल, 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉन, क्या पानी में हर प्रोपोर्शन में घुलते हैं क्या? तो मैंने लिखा जी हाँ जी। कारण क्या है? बिकॉज दे फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आपको एक यहाँ तरीका दिखा रखा। वैसे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये जबरदस्त सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप। हाँ, चलो जी आगे बढ़ते हैं। However, the solubility of aldehyde and ketones decreasing rapidly on increasing the length of alkyl chain. Solubility लिख दी गई है, पहले भी आपको ढेरों चैप्टर में बताया। अगर स्टार्ट के मेंबर घुल रहे हों और बाद वाला मेंबर नहीं घुल रहा हो, तो मोलिकुलर वेट बढ़ने से सोल्यूबिलिटी कम होती जा रही है। ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फेयरली सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक, इसको भी अंडरलाइन करना बनता है, like benzene, ether, methanol, chloroform, etc. The lower aldehydes have sharp pungent odor, को भी अंडरलाइन करना बनता है। छोटे वाले मेंबर्स में एक पंजेंट ऑर्डर आपको मिलेगी। एज द साइज ऑफ द मोलिक्यूल्स इंक्रीजेस, आर बढ़ेगा ना, तो ना इस वाले पार्ट को तो आप टच कर नहीं सकते, सिर्फ यही पार्ट बचता है जो कि धीरे 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 अपना साइज इंक्रीज करेगा हाइड्रोजन से, मिथाइल से, इथाइल से आगे बढ़ने पर। Okay, as the size of molecule increases, the odor becomes less pungent. छोटे वालों में बदबू आती है, बड़े वालों में बदबू नहीं आती है, क्लियर ना? एंड आर मोर फ्रेग्रेंट। सोचो कि छोटे वालों में पंजेंट स्मेल है, बड़े वालों में पंजेंट की जगह पर अच्छी स्मेल आ गई है, क्लियर ना? Many naturally occurring aldehydes and ketones are used in the blending of perfumes and flavoring agent। अब याद करो इस चैप्टर की शुरुआत हमने जब की थी, इस चैप्टर की शुरुआत हमने जब की थी, तो उस शुरुआत में आपको बताया गया था, तो जी यहाँ एनसीईआरटी की लाइन क्या थी, क्या लिखा? कार्बोनिल कंपाउंड्स आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लियर ना? और इसके साथ में इन्होंने क्या बोला कि दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फैब्रिक्स, फ्लेवरिंग्स। और वही लाइन अब मुझे इस 50 नंबर पेज के आसपास भी है। क्या लिखा हुआ है?
परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग, परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, लो जी क्वेश्चन आ गया। हर जगह के लिए ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक बार जल्दी से देख लें। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स, मैं फिर आपसे कह रहा हूं इन टेक्स्ट क्वेश्चन को करें, इसके अलावा एग्जाम्पल्स को करें अगर आप सक्सेसफुली काम करना चाहते हैं तो। केमिस्ट्री वाले सर, विद द कोलैबोरेशन ऑफ वाइटरे इंस्टीट्यूट, आपको टर्म 2 का एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर एज वेल एज टीएमटी के लिए और जेई मेंस के लिए एनसीईआरटी से सिखा रहा हूं, और साथ में आपको बता रहा हूं कि नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। नाउ अरेंज द फॉलोइंग, और तीसरा वीडियो है, कल 2 वीडियो हमारे लाइव हुए थे, ये तीसरा वीडियो हमारा कंटिन्यू है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बीपी। सबसे पहले पहचानो, ये एल्डिहाइड कीटोन है, ये एल्कोहल है, तो ये तो बल्ले बल्ले हो गया, 4 कार्बन वाला है ये ईथर हो गया, और ये एल्केन। सबसे कम बीपी इसका जाएगा जी एल्केन्स का, मैंने भी आपको बताया था 0 डिग्री पे कौन उबलता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन 0 डिग्री पे उबल रहा है, क्योंकि बात 0 डिग्री पे ब्यूटेन उबल रहा है, तो ये सबसे पीछे पीछे आ गया। उसके बाद सबसे आगे आगे कौन आएगा, ये आपको बताया था अभी, 4 कार्बन का कंपेरेबल मोलिकुलर वेट का, ये आपके पास है एल्कोहल, कट गया। अब आपके पास कंपैरिजन बनता है, मैंने आपको पीछे भी बताया था जब यहां बात कर रहे थे, एनब्यूटेन, इथोक्सीथेन, फिनल, एसीटोन, प्रोपेन, 1 ओल, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला सबसे टॉप पे चला जाएगा, वो जा ही चुका है, ये आ गया आंसर। सबसे कम पे एल्केन चला गया। अब यहाँ ईथर है, इसके अंदर कोई जबरदस्त टाइप की हमारे पास बॉन्डिंग नहीं है, और यहाँ हमारे पास कौन है जी, एल्डिहाइड कीटोन है, जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डोमिनेंट कर रहे हैं। ये हमारा के लिए भी और जेई मेंस के लिए भी और 12वीं का 12th का सीबीएसई का टर्म 2 के एग्जाम के लिए डिस्कशन चल रहा है फ्रॉम द एनसीईआरटी। 2 वीडियो ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, अब ये तीसरा वीडियो हमारा आपके साथ कंटिन्यू है। आइए बात करते हैं, तो हुआ क्या जी, आंसर पढ़ते हैं इसका, इशारा कुछ रब करके। आंसर तो वैसे समझ में आ गया, लेकिन लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं, कुछ अच्छी बात अगर एनसीईआरटी से नहीं। The molecular masses of these compounds are in the range of 72 to 74. इनका molecular weight comparable है। Now, since only butane-1-ol molecules are associated due to extensive intermolecular hydrogen bonding, कई बार बच्चे ना मेरे से पूछने आते हैं कि सर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस पे डोमिनेंट करवा दें, तो मेरी तरफ से आंसर है यस, बिल्कुल। Therefore, the BPs of butane-1-ol would be the highest, ये आपके सामने हाईएस्ट दिख रहा है। दूसरी बात, therefore the BPs of butane-1-ol would be the highest butanal, यहां डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगाइएगा ये जी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगाइएगा, स्ट्रोंगर इन द फॉर्मर एन पेंटेन मॉलिक्यूल्स हैव ओनली वीक वैन डर वाल फोर्सेस, हेंस इंक्रीजिंग में सबसे कम आपके पास जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा एनसीईआरटी भी गलती कर एन पेंटेन लिख रही है, जबकि एन ब्यूटेन है ना, इसमें है, यहाँ तो एन ब्यूटेन है और यहाँ पेंटेन है। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ 58 मोलिकुलर वेट था, हो सकता है क्वेश्चन में गलती, हो सकता है सॉल्यूशन में गलती, जो भी हो हमें तो पता चल गया कि एल्केन्स फिर भी बॉटम पे आएंगे, इन सब में बॉटम पे आएंगे, एल्केन्स देन ईथर्स देन एल्डिहाइड कीटोन्स, एंड अगर एल्डिहाइड कीटोन का भी कंपैरिजन तो एल्डिहाइड के बाद कीटोन, क्योंकि उनका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, देन आफ्टर आपके बल्ले बल्ले किसकी हो गई है, एल्कोहल, और एल्कोहल पीने वाले की भी बल्ले बल्ले, या एल्कोहल की भी बल्ले बल्ले। चलो कोई बात नहीं, समझते रहिएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपीज, ये एल्डिहाइड हुआ जी, और ये एल्कोहल हुआ जी। क्या कोई बता सकता है टॉप पे कौन आएगा, क्या कोई बता सकता है टॉप पे कौन आएगा? तो ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया, है कोई भाई तो इंटरेक्शन करके मुझे बताया कि सबसे टॉप पे कौन आएगा? चलो, सबसे टॉप पे आपके पास आएगा बी, एल्कोहल। उससे नीचे कौन आएगा? एल्डिहाइड कीटोन्स। से नीचे कौन आएगा? सर सबसे नीचे हमारे कौन आएंगे? एल्केन। 3 बार अगर एनसीईआरटी इसको हाईलाइट कर रही है अपनी मेन थ्योरी में, अपने एग्जाम्पल्स में, आपके इंडेक्स क्वेश्चन में,
मान लो ये आपके लिए, अगर आपने पढ़ लिया तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गया है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते। केमिकल रिएक्शन किसकी बात कर रहे हो? एल्डिहाइड कीटोन। केमिकल रिएक्शंस किसकी बात कर रहे हो? एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल रिएक्शन का डिस्कशन हम करेंगे। देखो सबसे पहले एक बात तो आपको पता ही है क्या, कि अगर मैं आपको 11वीं क्लास पढ़ा रहा हूं, वहां आपके पास जो एल्केन एल्कीन एल्काइन हाइड्रोकार्बन्स है, तो जो एल्केन्स की रिएक्शंस है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जो एल्कीन्स की रिएक्शंस है, एल्काइंस की रिएक्शंस है, वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और जैसे ही 11वीं क्लास का बेंजीन आएगा तो वहां जो आपको रिएक्शंस मिलेंगी वो मिलेगी बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर दिखेगा क्या, हेलोल्केन्स। और हेलोल्केन का एक हमारा लगातार वीडियो बना हुआ है जिसको बच्चों ने काफी पसंद भी किया और देखा भी है ना जी। तो उनके रिएक्शंस आपके पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा और आगे चले, एल्कोहल फिनोल ईथर जो आपका टर्म 1 में चला गया और पीएमटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वहां जो एल्कोहल्स है वो फिर एसएन करते हैं, मेन डिहाइड्रेशन की ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जैसे ही मैं इस एल्डिहाइड कीटोन्स में एंट्री करूंगा, जैसे ही मैं इस एल्डिहाइड कीटोन्स में एंट्री करूंगा तो यहां मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आनी शुरू होगी। वाई एडिशन? डबल बॉन्ड है। वाई एडिशन क्योंकि डबल बॉन्ड है। वाई न्यूक्लियोफिलिक, उसके लिए थोड़ी सी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं आपके सामने इसकी लड़ाई लेकर आ रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। कॉन्ट्रेरी टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो एल्काइंस का काम है, ऑब्जर्व्ड इन एल्कीन, ये 11वीं क्लास की यूनिट 13 है तो इसका भी नंबर लग ही जाएगा कभी ना कभी, अगर आप ऐसे ही लगातार केमिस्ट्री वाले सर को प्यार देते रहेंगे यार। लेकिन सिर्फ प्यार करने वाले भी नहीं चाहिए होते है ना, तो मुझे थोड़े से हीटर्स भी चाहिए होते, वो मेरा काम थोड़ा आसान करते हैं। हीटर्स के लिए मेरा वेलकम है। और प्यार करने वाले तो ठीक है सब तरफ है ही, थोड़ा हीटर्स भी चाहिए, उनसे थोड़ा सा राह आसान हो जाती है और उससे आग लगी रहती है सर कि काम करना है आपने। अरे प्यार करने वाले हो तो आलसी हो जाता हूँ मैं, थोड़े से हीटर्स भी जरूर। The aldehyde and ketones undergo nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition, है जी। The aldehyde and ketones undergo nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction के मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है जी। तो हुआ क्या जी, यहाँ आपको सी डबल बॉन्ड ओ ए बी दे दिया, ये बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर है, 120 डिग्री एंगल है। इस चैप्टर की जब शुरुआत हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि ये sp2 हाइब्रिड 120 डिग्री के 120 डिग्री के आपके पास स्ट्रक्चर है। अब हुआ क्या, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों मेरे पास अवेलेबल है। मैं अपने ढंग से पहले आपको समझा दूं, ये पार्शियली पॉजिटिव, इसको न्यूक्लियोफाइल चाहिए, और यहां आपके पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे। मान लो, मान लो कि न्यूक्लियोफाइल ने पहले अटैक कर दिया, कार्बन का पेट भर गया। और अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो गया तो कार्बन का खाली रह गया, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब क्या करें, यहां सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां सेंट्रल कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। तो अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो मैं इसको कभी भी आगे लेकर नहीं आ, हम सिर्फ स्टेबल वाले को, आपने कभी कोई रियलिटी शो भी देखी हो ना, तो उन रियलिटी शोज के अंदर भी होता क्या है, जो भी मोस्ट एलिजिबल होगा, जो भी बेस्ट काम कर सकता होएगा, जिसके अंदर भी टैलेंट होएगा, जो भी स्टेबल होएगा, बस उसी को फॉरवर्ड में प्रोसीड करेंगे। तो हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का कार्बन पे अटैक हुआ, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें ये एलिजिबिलिटी आ गई है कि भाई साहब आगे की तरफ बढ़े।
कि भाई साहब आगे की तरफ बढ़े। क्यों? क्योंकि कंपेरेटिवली है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम स्लो अटैक, सूटेबल अटैक मान के चलते, स्लो अटैक सूटेबल अटैक मान के चलते, स्लो अटैक सूटेबल अटैक मान के चलते हैं। चलो जी, तो न्यूक्लियोफाइल ने सी पर अटैक किया। ये प्लेनर स्ट्रक्चर था, sp2 हाइब्रिड सेंट्रल एटम था। तो ये अब एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, जिसमें आपको न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, जिसके अंदर आपको न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है। आ रहा है। हाँ जी, न्यूक्लियोफाइल है, ये है, वो नेगेटिव है। अब इस पे एक फास्ट अटैक होएगा स्टेप 2 के अंदर, न्यूक्लियोफाइल ए बी और इस पर एच का अटैक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का हुआ, फिर अटैक आपके पास इलेक्ट्रोफाइल का हुआ, जो कि एक फास्ट स्टेप है, फॉर्मेलिटी है। और कभी भी रिएक्शन फास्ट पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ स्लो पे ही डिपेंड करती है। उसके अंदर जो चेंज आपको दिख जाए, बस वही रिएक्शन के लिए फाइनल स्टेप्स होंगे। मतलब उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे हम मान के चलेंगे कि रिएक्शन की डिपेंडेंसी है न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे। अच्छा, sp2 हाइब्रिड है, वो टेट्राहेड्रल बन रहा है, ये भी एक मैकेनिज्म का ही स्टेप हुआ, ये भी एक मैकेनिज्म का ही स्टेप हुआ। कहीं ना कहीं मेरे पास स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, फास्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक कार्बोनिल कार्बन पे हो बाद, इसको हमने फाइनली बोल दिया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और 98% रिएक्शंस ऑफ द एल्डिहाइड कीटोन्स आर द न्यूक्लियोफिलिक। इस चैप्टर का बैकबोन ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है। mechanism of nucleophilic addition reaction: a nucleophile attacks the electrophilic carbon atom of the polar carbonyl group from a direction approximately perpendicular। मान लीजिए ऐसे पड़ा हुआ है कोई फ्लैट स्ट्रक्चर है, यहां से आकर परपेंडिकुलर डायरेक्शन से उस पर अटैक कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, कारण है ना वो न्यूक्लियोफाइल है। और ये फ्लैट में कौन पड़ा हुआ है? फ्लैट में कौन पड़ा हुआ है? सी डबल बॉन्डो, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिच, इधर आर, इधर आर, इलेक्ट्रॉन रिच, यही जगह उसको मिलेगी अटैक करने के लिए परपेंडिकुलर। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, अगर एनसीईआरटी लिख रही है तो इस पे ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट हम बना सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक अटैक द इलेक्ट्रोफाइल कार्बन ऑफ द पोलर कार्बोनिल ग्रुप फ्रॉम अ डायरेक्शन अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर, approximately perpendicular the plane of sp2 hybridized orbital of carbonyl carbon। now hybridization of carbon at change from sp2 to sp3 वो आपके सामने हुआ था। sp2 एक sp3 में कन्वर्ट हो गया, तो अंडरलाइन करके रखिएगा, ये सारी बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में एंटर करती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में एंटर करती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में एंटर करती हैं। नाउ दो बातें बड़ी अच्छी अच्छी आ गई हैं। अटैक का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई है, sp2 हाइब्रिड कार्बन sp3 में कन्वर्ट हो गया, and a tetrahedral alkoxide intermediate is produced। अब थोड़ा सा मेरे साथ एक एग्जांपल पे चलें तो जी, तो आपके पास ओपन नेगेटिव और यहाँ न्यूक्लियोफाइल, तो ये एल्कोक्साइड, ये एल्कोक्साइड है। Clear. This intermediate captures a proton from the reaction medium to give the electrically neutral product. The net result is the addition of nucleophile and H plus across the carbon oxygen double bond, इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर, जो कि हमने पीछे फिगर में शो किया था, जो कि पीछे फिगर में हमने शो किया था। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की मैकेनिज्म आप तसल्ली से अगर समझ जाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की मैकेनिज्म अगर आप तसल्ली से समझ जाते हैं, तो मैं मान के चलता हूं कहीं ना कहीं आपकी समझ में ये सारी की सारी फिनोमिनन बिल्कुल सेट हो जाएगी कि आप कैसे कंट्रोल करोगे रिएक्शन, कैसे कंट्रोल करोगे रिएक्शन को जी। तो जी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग।
मैकेनिज्म के बारे में बात की मैंने, एक्टिविटी। तो मैं एक छोटी सी बात आपसे और कर लूं अपना पेज ऐड करके। अगर मुझे कोई बोलेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नंबर 1 स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरी बात, जितना, क्योंकि वो स्लो स्टेप का पार्टिसिपेशन है ना, वो स्लो स्टेप में आ रहा है, और जो स्लो स्टेप का पार्टिसिपेशन है वो तो पक्का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को अफेक्ट करेगा ही करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को अफेक्ट करेगा ही करेगा। दूसरी बात, क्या करें भाई, दूसरी बात ये कि स्टेरिक हिंड्रेंस, भाई अगर जिस कार्बन पे अटैक करना है उस पर ऑलरेडी बड़ी भीड़ हो तो अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस इनवर्सली टू द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होएगी, अटैक इजीली हो जाएगा। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस भीड़ भाड़ आ गई तो अटैक मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात, एक बात आपने पढ़ी थी कि प्रोम मीडियम प्रोटोन आ रहा है, प्रोम मीडियम आपने पढ़ा ना, दिस इंटरमीडिएट कैप्चर्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम। इसका मतलब अगर मैं एसिडिक कंडीशंस मेंटेन करता हूं, अगर मैं एसिडिक कंडीशंस मेंटेन करता हूं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का रेट मैं बढ़वा लूंगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का रेट मैं इंक्रीज करवा लूंगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में अगर आप एसिडिक मीडियम मेंटेन करते हैं तो वो फेवर करता है, स्पीड बढ़ाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज करता है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिक्रीज करता है। और अगर आप इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन जिस पर की न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, कार्बन का प्लस बढ़ा दो। भाई कार्बन का प्लस कैसे बढ़ाए, इतना आसान है क्या? हाँ बिल्कुल आसान है। आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दो, आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दो, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर करके, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर करके कार्बन पे पॉजिटिविटी, कार्बन पे प्लस का चार्ज, कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देंगे, और जिससे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आसान हो जाएगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आसान हो जाएगी। ठीक है जी। नाउ लिसन, एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव, दरवाजे छोटे हैं इसके, के दरवाजों पर भीड़ी लगी हुई है। Aldehydes are generally more reactive than ketones in the nucleophilic addition reactions. In the nucleophilic addition reactions, due to the steric and electronic region. तो जी steric and electronic. Steric तो आपको पता चल गया भीड़ है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब EDG का होना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होना। स्टेरिकली the presence of two relatively large substituent in ketone. स्टेरिकली तो बड़े ग्रुप है, hinders the approach of nucleophile to carbonyl carbon, then in aldehydes having only one such substituent, इसमें की है, इलेक्ट्रोनिकली इलेक्ट्रोनिकली aldehydes are more reactive than ketones because the two alkyl group reduces electrophilicity. इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, पुश करना है,
इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, पुश करना है, जिसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेशन, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, डोनेट करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ला लाकर, इलेक्ट्रॉन ला लाकर, इलेक्ट्रॉन ला लाकर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पर मुश्किल हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल वहीं इजीली अटैक कर पाएगा ना बच्चे, न्यूक्लियोफाइल वहीं इजीली अटैक कर पाएगा जब कार्बन पे प्लस का चार्ज ज्यादा हो, जब कार्बन पे प्लस का चार्ज ज्यादा हो। यहां दो आर ग्रुप ने कार्बन पे प्लस का चार्ज बढ़ाने की जगह कम कर दिया है। वापिस पढ़ लें एक एक लाइन को। एल्डिहाइड्स आर जनरली more reactive than ketones in nucleophilic addition reaction due to steric and electronic reasons. Sterically, the presence of two relatively large substituents in ketone hinders the approach of nucleophile to the substituent. दरवाजे पे दो सैनिक लगा रखे हैं, भीड़ हो गई। इलेक्ट्रॉनिकली भी यही हुआ, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को पुश करके, पॉजिटिव आई है ना इसका, कार्बन पे प्लस चार्ज कम करके इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, न्यूक्लियोफाइल तो रिपेल ही होएगा। Aldehydes are more reactive than ketone because two alkyl groups reduces the electrophilicity of the carbonyl carbon more effectively than in former। मतलब एल्डिहाइड के कंपेयर में कीटोन में अटैक होने ज्यादा मुश्किल है। Some important example of nucleophilic addition and nucleophilic addition elimination reaction। उससे पहले मैं एक छोटा सा पेज ऐड करके आपको समझा दूं। अगर मुझे कभी भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन मिलेगा, आपको बेंज एल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाना है, आपको बेंज एल्डिहाइड पे नाइट्रो ग्रुप लगाकर एडिशन करवाना है, आपको बेंज एल्डिहाइड पे मिथाइल ग्रुप लगाकर एडिशन करवाना है, तो मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन एबीसी को लिखने के बाद सबसे आसान कहां रखूंगा, सबसे आसान कहां रखूंगा, बी फास्टेस्ट देन ए देन सी। समझ गए, क्योंकि इसके अंदर जे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स दिख गए, जबकि यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिख गए और यहां कुछ भी है। स्टेरिक हिंड्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चेक करो, स्टेरिक हिंड्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चेक करो, तो मुझे तीनों ग्रुप में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखता है, तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखता है। लेकिन नाइट्रो और मिथाइल है, तो नाइट्रो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, मिथाइल इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक इनकमिंग स्लो स्टेप में यही अटैक करता है ना, यहां अटैक मुश्किल हो जाएगा। चलो जी, वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनॉल? तो जी, तो बल्ले बल्ले क्वेश्चन है। यहां तो सेम है, सारा कबाड़ा किसने करना है, दोनों ने। कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बेंजल्डिहाइड is less electrophilic than carbon atom of carbonyl group present in the propanol. The polarity of carbonyl group is reduced in benzaldehyde due to resonance। अगर आप रेजोनेंस को शो करना चाहते हैं, ऐसे शो कर सकते हैं, आप स्मार्ट बच्चे हैं सारे के साथ। एंड हेंस इट इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनॉल। इसको मैं एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में मान के चलता हूं। बच्चा अगर कहता है कि मुझे बाहर से प्रैक्टिस करनी है, बजाय बाहर से प्रैक्टिस के थोड़ा सा एनसीईआरटी पे नजर मारो, तो आपको खुद ही दिखेगा। अच्छे क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात नहीं कर रखी है, रेजोनेंस बिहाफ पे इसने प्रोपेनॉल और बेंजाल्डिहाइड को कंपैरिजन करवा रखा है। तो प्रोपेनॉल पे अटैक करना आसान है, जबकि बेंजाल्डिहाइड पे ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है,
इसकी पोलैरिटी डाउन चलेगी, और जब तक इस बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है जो कि इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का बैकबोन है, तब तक आप एडिशन रिएक्शन नहीं करवा सकते। तब तक आप एडिशन रिएक्शन नहीं करवा सकते। तब तक आप एडिशन रिएक्शन नहीं करवा सकते। अगर आप एग्जैक्टली बातों को सुन समझ पा रहे जी। ये हमारा 12.3 एक एग्जाम्पल हुआ एनसीआर। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। चलो जी शुरू करते हैं। एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड का जुड़ना। एल्डिड कीटोन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड, तो रिएक्शन नंबर 1 लिख लेते हैं रिएक्शन विद HC, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन। हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन, तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन होने में सबसे पहले मैंने अगर इसका सबस्ट्रेट लिखना, कि आप रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, तो आपके पास वही कार्बोनिल कंपाउंड्स है। एल्डिहाइड कीटोन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू यील्ड साइनोहाइड्रीन। रिएक्शन तो आपको पता चल ही गया HCN से, और जो प्रोडक्ट बने हैं पुत्र जी, वो आपके पास साइनोहाइड्रीन। दिस रिएक्शन अकर्स वेरी स्लोली विद प्योर HCN। लो जी, ये एक अच्छी लाइन हो सकती है। मैंने आपको कहा अगर आप पढ़ने निकलते हो तो अच्छी अच्छी बातें आपके पास आएंगी। प्योर HCN इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब कोई कहेगा भी वजह क्या है, कारण क्या है, तो हमें वो भी तो बताओ। जी बिल्कुल बताते हैं आपको। तो इसका रीजन क्या? The reaction occurs very slowly with pure HCN, therefore it is catalyzed by a base। बच्चे एक ना आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में कॉमन आयन इफेक्ट सुना होगा। तो जब आप NaOH लेके चलते हो, साथ में HCN लेके चलते हो, एक स्ट्रॉन्ग बेस इस वीक एसिड का आयोनाइजेशन बढ़ा देती। अगर किसी वीक को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है तो टीचर भी तो अच्छा होना चाहिए ना वहां। Here, this reaction occurs very slowly with pure HCN. Therefore, it is catalyzed by a base and the regenerated or generated cyanide, एक अच्छा nucleophile है, being a stronger nucleophile, readily adds to the carbonyl compound to yield the corresponding cyanohydrine. Cyanohydrines are useful synthetic intermediate। मतलब अगर आपको फर्दर कोई प्रोडक्ट्स बनाने हो, आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा हो, आपने अमाइनो एसिड बनाने हो, तो फिर आपके पास एक बहुत बढ़िया तरीका होता है कि आप क्या करो कि जो साइनाइड्स बने बनाए हैं, कार्बन बढ़ गया इससे, जो आपके पास साइनोहाइड्रीन्स बने बनाए उनका फर्दर ट्रीटमेंट करके आप फर्दर जो भी कोई अमाइनो एसिड टाइप से या फिर कोई लैक्टिक एसिड टाइप से बनाना चाहते हो बना सकते हो। अगर एनसीईआरटी कहती है तो हम कोशिश करते हैं। ये लो जी, HCN बेस साइन ऑफ इक्विलिब्रियम मत भूलना। अगर कहीं एनसीईआरटी ने पूछी कि HCN की रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो आपको कहना पड़ेगा हाँ जी, साइनोहाइड्रीन साइनाइड का अटैक हुआ, स्लो स्टेप है, मीडियम से प्रोटॉन उठा लिया, साइनोहाइड्रीन बन गए। और जो साइनोहाइड्रीन आपके सामने बना हुआ है, ये जो साइनोहाइड्रीन आपके सामने बना हुआ है, साइनोहाइड्रीन आपके सामने बना हुआ है, इसका फर्दर हम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मेरे साथ टिके रहना ढंग से। ये आपके पास एसिटाल्डिहाइड, साइन ऑफ इक्विलिब्रियम HCN लिखा गया, बेसिक लिखा गया, pH ग्रेटर देन 7 लिखा गया। तो आपको भी पता है इथाइल अपनी जगह पर फिक्स है, H अपनी जगह पर फिक्स है, एक जगह पर OH लग गया, दूसरी जगह साइनो। साइनो पहले अटैक किया था। इस साइनो का अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा दूं तो आपका फेवरेट एक एसिड बनेगा, इसको कि मैं लैक्टिक एसिड बोलता हूं मैं आपसे कि ये जो साइनोहाइड्रेट बना एक इंटरमीडिएट की तरह से रखा जा सकता है। फर्दर अगर आप साइनो को एसिड में कन्वर्ट करना चाहते, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते, अगर आपका मन कर रहा है तो फर्दर अमाइड में कन्वर्ट करने का,
ये हरकतें आप इजीली कर सकते हो, ये हरकतें आप इजीली कर सकते हो। एडिशन ऑफ, देखो आगे कुछ नहीं लिखा एनसीईआरटी ने, बस एनसीईआरटी इतना लिखकर साइनोहाइड्रीन्स, हाँ ये आगे क्वेश्चन जरूर पूछेगी, मुझे पूरा शक है। इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कहीं ना कहीं HCN से हम लैक्टिक एसिड, लैक्टल्डिहाइड, क्लियर, लैक्टामाइड ये बना सकते हैं। और बेसिक मीडियम क्यों रिक्वायर्ड है ये भी मैंने आपको बता दिया, है ना। तो ये सब इंफॉर्मेशंस आपके पास होनी चाहिए। अब दूसरी रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 2 हमें क्या लिख के, रिएक्शन विद NaHSO3। आपको पता है जो NaHSO3 है ये बहुत बढ़िया तरीका है, रिएक्शन विद NaHSO3 बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत बढ़िया मेथड है, बहुत बढ़िया टेक्निक है एल्डिहाइड कीटोन्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर से सेपरेट करने। एल्डिहाइड कीटोन कहीं फंसे पड़े हो, ऑर्गेनिक मिक्सचर में फंसे पड़े हो, उनका फ्रेंड भेज दो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, उनको अपने कंधे पे उठा के ले आएगा। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एक ऐसा रिएजेंट है जो एल्डिहाइड कीटोन्स का हेल्पिंग हैंड है, जाएगा अपने कंधे पे ला देगा, जब बाहर निकलेगा तो इसको इजीली हाइड्रोलाइज करके एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट कर सकते। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एड्स टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू फॉर्म एडिशनल प्रोडक्ट। देखो एडिशन तो सब जगह हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात हो रही थी ना, तो एडिशन तो सब जगह हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात हो रही थी आपसे। तो ये कार्बोनिल है, ये NaHSO3 है, ये आपके पास पूरा के पूरा, अगर आप NaHSO3 का आयोनाइजेशन सीखना चाहते हो तो ये सल्फ्यूरस एसिड का ही पार्ट है। एक जगह HSO3 अटैक कर गया, ONA। यहां भी कई बार मैं बच्चों को बोलता हूं कि बॉन्ड कौन सा बना, बॉन्ड जो बना वो बना CO बॉन्ड, कार्बन पे एक ऑक्सीजन, मतलब 2 ऑक्सीजन वाला, यहां पर आपने ऑब्जर्वेशन देना है। प्रोटॉन ट्रांसफर, क्योंकि एक एसिड था एक बेस था, तो फिर एक एसिड बेस रिएक्शन तो बनती थी, रिवर्सिबल ये भी है रिवर्सिबल ये भी है। रिएक्शन विद HCN भी रिवर्सिबल थी, रिएक्शन विद NaHSO3 भी रिवर्सिबल है। रिएक्शन विद HCN भी रिवर्सिबल थी, रिएक्शन विद HCN भी रिवर्सिबल थी, रिएक्शन विद NaHSO3 भी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जो NaHSO3 है ये हेल्पिंग हैंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर में हमारे एल्डिहाइड कीटोन फंसे पड़े हो, जाएंगे अपने कंधे पर ला देंगे, एडक्ट बनाएंगे और बाहर निकल आएंगे। और उसी एडक्ट को जो क्रिस्टलाइन है व्हाइट कलर का, अगर आप हाइड्रोलाइज कर दो तो घर वापसी हो जाएगी, मतलब NaHSO अलग और एल्डिहाइड कीटोन अलग। तो एल्डिहाइड कीटोन को बचाने वाला कौन, इनको रावण की लंका से वापस लाने वाला कौन, NaHSO3। अगर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फंस जाएं तो, अगर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स मिक्सचर में हों तो इनको अलग करने का तरीका है NaHSO3। द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज largely to the right hand side, इस तरफ for most of aldehydes, and the left aldehyde के लिए बढ़े जवान बढ़े चलो जवान बढ़े चलो। लेकिन कीटोन्स के लिए हटे चलो पीछे हटे चलो, कीटोन्स में स्टेरिक हिंड्रेंस अच्छी खासी है, कीटोन्स के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस अच्छी खासी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का रेट कम है जी, ड्यू टू द स्टेरिक रीजंस। द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड इज वाटर सोल्यूबल, जो बाद में बने, and can be converted back to the original carbonyl compound by treating with dilute mineral acids और alkalis। ध्यान से सुने, इसका एसिडिक भी और बेसिक भी दोनों टाइप के हाइड्रोलिसिस करवाए जा सकते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी दोनों टाइप के हाइड्रोलिसिस करवाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर जो आपके पास एल्डिहाइड कीटोन बना, जो आपके पास एल्डिहाइड कीटोन बना, और उस एल्डिहाइड कीटोन का जो एडक्ट बना, उस एडक्ट को अगर आप एल्डिहाइड कीटोन में रीस्टोर करना चाहते हो, द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशनल कंपाउंड इज वाटर सोल्यूबल एंड कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड्स और एल्कलीज। कुल मिलाकर अगर एनसीईआरटी बेस
क्वेश्चन बनाया जाए और पेपर में पूछा जाए, जो एडक्ट बना उसको रिस्टोर करवाना है एल्डिहाइड कीटोन को, क्या एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम सुटेबल है, तो आपकी तरफ से बहुत बड़ा हाँ होनी चाहिए। इसके लिए आपको कहना चाहिए हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम गुड है, क्लियर। इसको हाइड्रोलाइज करके घर तक पहुंचाने के लिए घर वापसी करवाने के लिए, देयरफॉर दीस आर यूजफुल फॉर द सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, क्योंकि एल्डिहाइड की रिएक्शन मैक्सिमम फॉरवर्ड है और कीटोन्स की मैक्सिमम रिएक्शन बैकवर्ड है, इसीलिए समझ के चले। पहली रिएक्शन HCN के साथ थी, दूसरी रिएक्शन आपकी पहली रिएक्शन HCN के साथ, दूसरी NaHSO3 के साथ, और अब तीसरी रिएक्शन आपको कह रहा है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएं। इसके लिए आपको यूनिट 11 से पीछे वाली अल्कोहल फेनोलिथर में ट्रांसफर कर रहा है, तो वो मैं आपको साथ में करवाई देता हूं। एडिशन ऑफ अल्कोहल इसके बाद की रिएक्शन है, इससे हमारे पास डाई जो डाई अल्कोक्सी कंपाउंड जिसको हम हेमीएसिटल एसिटल बोलते हैं वो बनेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ PMT में, आपको दिखा दूंगा वो भी, है ना। ये वाला क्वेश्चन आ रखा था, मैं बता दूंगा अभी आपको, और इसमें लाइन भी वही लिखी मिलेगी आपको, ये प्रोटेक्शन में काम आते हैं, तो वो क्वेश्चन मेरे पास है आगे। और फिर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस है, बहुत अच्छी रिएक्शंस हैं ये। देन आफ्टर रिडक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, देन आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। टोलेंस का नाम दिया हुआ है, टोलेंस हेलिंग के, तो जी एग्जाम्पल आ गया है। ये एल्डोल कंडेंसेशन की बात शुरू हो गई है, क्रोस एल्डोल, जिसमें दो अलग अलग एल्डिहाइड कीटोन यूज आएंगे। केनिजेरो रिएक्शन जो रिडक्शन की रिएक्शन है, केनिजेरो, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन जिसको आप बोलते हो डिसप्रोपोर्शनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, खुद बेंजल्डिहाइड आपको पता है मेटा डायरेक्टिव है, और इसके बाद यूजेस आ जाएंगे इसके, तो हम पक्का पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ए, तो आप थोड़ा सा टिके रहना पड़ेगा आपको। केमिस्ट्री वाले सर आपको एक हाईली यूजफुल वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ वाइटरे इंस्टीट्यूट सेक्टर 34 चंडीगढ़। चॉइस आपकी है, आपको कहाँ टिकना है, कहाँ समझना है, आपको क्वालिटी चाहिए, जगह फिक्स है, ठीक है जी। तो अभी मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, 49 मिनट्स के आसपास ही होने वाला है, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, जिसके लिए मैं एक 11वां जो यूनिट है उससे सेक्शन उठाई ला। थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना